नमस्कार। आज हम 1989 के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक काफी पेचीदा मामले पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, लल्लीमल बिहारीलाल बनाम रामबाबू वैश्य। बिल्कुल। ये मामला एग्रीको औजारों के मालिकाना हक और कह सकते हैं उनके गलत कब्जे से जुड़ा है। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे अदालत के फैसले से है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये औजार आखिर थे किसके। हाँ, और ये सवाल भी कि रामबाबू वैश्य पर जो आरोप लगा, मतलब गलत तरीके से रखने का, हाँ, वो क्यों लगा? हाँ, खासकर जब उनका वो व्यापारिक संघ, वो एसोसिएशन 2 हिस्सों में बंट गया था। सही। और देखिए, इसमें जो बुनियादी कानूनी सवाल हैं, वो ये है कि जब कोई ग्रुप टूटता है और सप्लायर माल भेजता है नए वाले ग्रुप के नाम पर, तो क्या पुराने किसी समझौते का या किसी पुराने सदस्य का उस नए माल पर कोई हक बनता है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। देखते हैं अदालत ने इसे कैसे सुलझाया। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1950 से ग्वालियर में। जी। ग्वालियर एग्रीको डीलर्स एसोसिएशन बनी। इसमें वादी और प्रतिवादी मतलब दोनों ही पक्ष शामिल थे। हाँ, शुरू में सब साथ थे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी सप्लायर एग्रीको औजारों की। और रामबाबू वैश्य वो संयोजक बने थे, कन्वीनर। जी, पहला वैगन रोड आया भी और वो 16 सदस्य थे शायद। हाँ, 16 सदस्य। उनमें बराबर बढ़ गया। तब तक तो सब ठीक था। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है एसोसिएशन टूट गई। हाँ, फूट पड़ गई। कुछ सदस्य जो इस केस में वादी हैं, मतलब जिन्होंने मुकदमा किया, वो तो ओरिजिनल एसोसिएशन में ही रहे। अच्छा। और बाकी जो थे, जिन्हें कोर्ट ने प्रो फॉर्मा प्रतिवादी कहा, उन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया, एग्रीको डीलर्स सिंडिकेट। हाँ। और इसी बीच रामबाबू वैश्य ने कन्वेनर पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी उनका एक दावा था। हाँ, यहीं से मामला उलझा। उनका कहना था कि जो पुराने ऑर्डर पेंडिंग थे, उन पर उनका अधिकार अभी भी है। ये थोड़ा अजीब है। इस्तीफा भी दे दिया, एसोसिएशन भी बट गई। बिल्कुल। और फिर जनवरी 1952 में टाटा ने और औजार भेजे। हाँ, ये अहम मोड़ था। बहुत अहम, क्योंकि इस बार जो इनवॉइसेस थे वो वादी के नए वाले एसोसिएशन के नाम पर थे। अच्छा, नए एसोसिएशन के नाम। जी हाँ। और रेलवे रसीदें, वो जो आरआर्स होती हैं, हाँ हाँ, माल छुड़ाने वाली रसीदें, वो सीधे बैंक भेजी गईं। और शर्त ये थी कि जब वादी एसोसिएशन पैसा जमा करेगी तभी बैंक उन्हें वो रसीदें देगा। बिल्कुल। साफ था कि टाटा अब नया एसोसिएशन से डील कर रहा था। तो फिर सवाल यह है कि रामबाबू वैश्य ने ये माल छुड़ाया कैसे? वो तो अब एसोसिएशन के कन्वेनर भी नहीं थे। यही तो पेच था। उन्होंने इस्तीफा देने और एसोसिएशन टूटने के बावजूद वो औजार रेलवे से छुड़ा लिए। लेकिन कैसे, किस आधार पर? उनका आधार था एक पुराना दस्तावेज XD3, अदालत में जो मार्क हुआ दिसंबर 1950 का। अच्छा, पुराना वाला। हाँ। उनका कहना था कि ये एक तरह का नोटिस था जिसके हिसाब से माल पुराने सभी 16 सदस्यों में बंटना था, जिसमें नया सिंडिकेट भी शामिल था। और वादी पक्ष ने क्या कहा? जाहिर है उन्होंने इसे माना गैर कानूनी कब्जा, रॉन्गफुल डिटेंशन, और मुकदमा कर दिया। उनका तर्क तो सीधा था, माल हमारे नए एसोसिएशन का है, इनवॉइस हमारे नाम है। बिल्कुल। तो ये कब्जा गलत है। और अदालत ने भी सबूतों को देखा। टाटा के जो पत्र थे, एग्जिबिट P1, P2, P3, वो साफ दिखा रहे थे कि टाटा ने वादी के नए एसोसिएशन से ही संपर्क किया था। अच्छा। पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स और नए माल दोनों के लिए बातचीत वादी एसोसिएशन से हुई, एडवांस उनसे लिया गया, इनवॉइस उनके नाम बने। तो अदालत ने इसे माना नोवेशन, मतलब भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 62 के तहत एक नया अनुबंध बन गया था। अच्छा, ये नोवेशन वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसका मतलब था कि पुराने सारे इंतजाम, वो पुरानी समझ अब खत्म हो गई थी, नया कॉन्ट्रैक्ट लागू हो गया था। तो वो पुराना दस्तावेज XD3, उसका क्या हुआ? अदालत ने कहा कि वो सिर्फ एक तरफा नोटिस जैसा था, कोई आपसी समझौता या प्रस्ताव नहीं था जिसे वादी पक्ष ने माना हो। बल्कि वादी ने तो उसे खारिज किया था शायद। बिल्कुल। XP11, P31, P32 में उन्होंने लिखकर इसे खारिज किया था। और एक और बात, रामबाबू वैश्य खुद गवाही देने भी नहीं आया अदालत में। ओह, तो फिर कानूनी तौर पर माल का मालिक कौन हुआ? यहाँ पर माल विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की धारा 25 काम आई। धारा 25 वो क्या कहती है? वो कहती है कि जब बेचने वाला यानी टाटा बिल ऑफ एक्सचेंज खरीदार वादी एसोसिएशन के नाम बनाता है और रेलवे रसीदें बैंक को भेजता है इस शर्त पर कि भुगतान होने पर ही दी जाएं। हाँ? तो जैसे ही खरीदार यानी वादी एसोसिएशन ने बैंक में पैसा जमा किया, माल का मालिकाना हक, ओनरशिप, कानूनी तौर पर उन्हें मिल गया। अच्छा, तो जिस वक्त रामबाबू वैश्य ने माल छुड़ाया, उस वक्त वो कानूनी मालिक नहीं थे।
तो वो क्या थे फिर? वो सिर्फ एक उपनिहिती या बेली बन गए, मतलब किसी और का माल रखने वाले, वो भी बिना किसी अधिकार के। तो ये तो साफ तौर पे गैर कानूनी कब्जा हुआ। बिल्कुल। और उनका माल पर कोई धारणाधिकार मतलब लियन भी नहीं बनता था, संविदा अधिनियम की धारा 171 के तहत भी नहीं। लेकिन मैंने सुना था कि निचली अदालत का फैसला कुछ और था। हाँ, वो थोड़ा अजीब था। निचली अदालत ने वादी को माल में सिर्फ 116 हिस्सा दिया था। सिर्फ 116? क्यों? शायद उन्होंने वो नोवेशन और धारा 25 के असर को पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पूरी तरह पलट दिया। तो अंतिम निर्णय क्या रहा उच्च न्यायालय का? उच्च न्यायालय ने साफ कहा कि रामबाबू का कब्जा पूरी तरह गलत था। मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ वादी एसोसिएशन का था। तो अपील मंजूर हो गई? हाँ, वादी की अपील मंजूर हुई। रामबाबू वैश्य को आदेश दिया गया कि वादी ने जो खर्च किया था माल छुड़ाने में, करीब 7,300 रुपए, वो रकम उनसे लेकर सारा माल वादी को सौंप दें। लेकिन इतने सालों बाद क्या वो माल बचा होगा? ये तो 1952 की बात है, फैसला 1989 में आया। बिल्कुल सही सवाल। अदालत ने भी ये सोचा, इसीलिए एक विकल्प दिया। क्या विकल्प? कि अगर सारा माल अब उपलब्ध नहीं है तो उसकी कीमत आंकी जाए, वो भी 1973 की तारीख के हिसाब से जब निचली अदालत का फैसला आया था। अच्छा, उस वक्त की कीमत। हाँ, और वो रकम साथ में 1,000 रुपये हर्जाना और ब्याज, वो सब मिलाकर 8 वादी सदस्यों में बराबर बांट दिया जाए। तो मतलब या तो माल वापस करो या फिर कीमत चुकाओ हर्जाने के साथ। जी, सिद्धांत साफ था, किसी और की चीज गलत तरीके से रखना, आपको उसकी वापसी या हर्जाना देना होगा। तो इस पूरे मामले से ये समझ आता है कि कैसे एक मतलब सामान्य सा दिखने वाला व्यापारिक लेन देन, हाँ, एसोसिएशन के बंटवारे, पुराने और नए अनुबंधों के टकराव और फिर इन कानूनों की वजह से कितना उलझ गया। बिल्कुल। और ये केस इस बात पर बहुत जोर देता है कि व्यापार में, खासकर जब बैंक और रेलवे रसीदें वगैरह शामिल हों, तो कितने साफ अनुबंध और मालिकाना हक के नियम होने चाहिए। पुरानी बातें या पुराने इंतजाम वो नए कानूनी तौर पर बने अनुबंधों को रद्द नहीं कर सकते। नोवेशन हो गया तो मतलब पुराना खत्म। सही कहा, ये एक अहम सबक है। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। हमारे अपने व्यापारिक या निजी जीवन में भी ऐसा कितनी बार होता है कि कोई पुरानी समझ, कोई अनौपचारिक व्यवस्था वो नए नियमों या औपचारिक समझौतों से टकरा जाती है। हाँ, ये तो होता है। तो ऐसे विवादों से बचने के लिए शायद पहले से ही सब कुछ साफ रखना, सही दस्तावेज बनाना कितना जरूरी हो सकता है। बिल्कुल, स्पष्टता शायद बहुत से झगड़ों को शुरू होने से पहले ही रोक सकती है। सही बात।